नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत की सेंट्रल बैंक, भारत की केंद्रीय बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करती है वो। और रिजर्व बैंक के फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई की आखिर में ज़रूरत ही क्यों पड़ी। और आरबीआई की जरूरत क्यों पड़ी उससे पहले हम जानेंगे कि जो कमर्शियल बैंक हैं, जैसे कि सरकारी बैंकों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंक पीएसयू बैंक हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हमें बैंक की ही जरूरत क्यों पड़ी वो चीज़ भी समझेंगे। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कसम से, और बने रहिए मेरे साथ। हम डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, एक मिनट में मार्कर ले लेता हूं। मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, ठीक है। इसके पास जो है 1,000 रुपये हैं, मान लीजिए। और एक बाई पर्सन है जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसे ज़रूरत है पैसे की। तो ये जो है एक्स को अप्रोच करेगा, एक्स से कहेगा भैया मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1,000 रुपये दे दो। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। 1,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, तो 1,000 रुपये आप दे दो हमें। अब एक्स जो है 100 सवाल करेगा भाई से, भाई कैसे दे दूँ, मैं कैसे विश्वास कर लूँ, कोई सिक्योरिटी है नहीं आपके पास, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मेरा पैसा लेके भाग गए तो। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि बाई को तो पैसा चाहिए भाई। जब तक बाई को पैसा नहीं मिलेगा तब तक जो है बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तो ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा तो वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, लोगों की जेब में मनी नहीं जाएगी, ठीक है। और मनी नहीं जाएगी तो लोग जो है खरीदारी नहीं करेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे सामान की, परचेसिंग नहीं करेंगी तो कंपनियों का सामान बिकना बंद हो जाएगा। सामान बिकना बंद हो गया तो भैया स्लो डाउन आ गया इकोनॉमी में, जीडीपी स्लो डाउन चली गई, जीडीपी ग्रोथ कम हो गई। तो ये तो नहीं हो सकता। एक देश के लिए डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है, ग्रोथ काफ़ी ज़रूरी है। और इंडिया जैसे देश जो कि विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग नेशन है स्टिल, तो उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है। अब भैया समस्या कैसे सॉल्व की जाए, भाई को तो पैसा चाहिए, एक्स देना नहीं चाह रहा। अब मान लीजिए एक्स पैसा देगा भी नहीं, सोचिए आप। तो देखिए, इसके पास रिस्क भी तो बहुत सारा है। एक्स के पास रिस्क क्या है कि इसके पास अगर 1,000 रुपये है, मान लो 1,000 रुपये हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उन 1,000 से अपने खर्चे ही बढ़ाएगा, खर्च ही तो करेगा, फालतू खर्च करेगा, ज़्यादा खर्च करेगा, पैसा ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा मार्केट में, और क्या करेगा। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि भैया अगर ये 1,000 को ऐसे के ऐसे खुले रखे छोड़ देता है, मान लो इसमें रख दिए इसने और भूल गया, तो क्या ये 1,000 रुपये कुछ समय बाद बढ़ जाएंगे? क्या नहीं बढ़ेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो कैश आइडल पड़ा रहा, पैसा तो बढ़ा नहीं। पहला रीजन क्या है कि 1,000 रुपये ये खर्च करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। दूसरा रीजन है खर्च ना करे तो अगर रखे रहेगा तो आइडल कैश पड़ा रहेगा, तो वो कोई इंक्रीमेंट तो होगा नहीं उस केस में कि भैया आज 1,000 है तो 2 महीने बाद मैं इसको खोल के देखूंगा जिसमें 1,000 रुपये रखे हैं वो जो है 2,000 बन जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा, यहाँ पर नो डाउट थेफ्ट का डाउट आ जाता है, चोरी हो सकता है आपका पैसा। अब क्या हुआ, देखिए ये चीज समझ में आ गई आपको। बाई को पैसा चाहिए लेकिन एक्स जो है बाई को दे नहीं रहा क्योंकि उसको विश्वास नहीं है, और बाई को पैसा नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी ये। और एक्स पैसा देना नहीं चाह रहा, एक्स पैसा देगा नहीं तो वो पैसा खर्च करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा मार्केट में, समझ रहे हैं। और दूसरा, कैश उसका ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कोई को कैश बढ़ेगा तो है नहीं कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए या 1,000 के 2,000 हो जाए, है ना, एक महीने में डबल पैसा, ऐसा तो नहीं है। तीसरा, चोरी का भी डर है भाई, चोरी भी हो सकता है। तो तीनों कारण हैं इसके। अब देखते हैं आगे कि
देखिए अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है बैंक की, यहाँ पे जरूरत पड़ती है बैंक की, यहाँ पे बैंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए ये बाई था, ये एक्स था, ये आ गया बैंक, समझना इसको, ये बाई, ये एक्स और ये है बैंक। बाई ने इससे अप्रोच किया लेकिन पैसा नहीं मिला, एक्स इसको देना नहीं चाह रहा, एक्स इसको जो है देना नहीं चाह रहा, तो बैंक इससे कहेगा भैया तुम हमारे यहाँ पैसा जमा कर दो, हम तुम्हें ना इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे मंथली। 1,000 रुपये हैं आपके पास, एक्स्ट्रा ही तो पड़े हैं, तो आप बैंक में जो है हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खुलवाओ, सेविंग अकाउंट में ये पैसा जमा कर दो, हम उसको उस पर आपको इंटरेस्ट देंगे। आपका खाली पड़ा पैसा है तो वो कोई बढ़ेगा तो है नहीं, और हमारे पास जमा कर दोगे तो इंटरेस्ट मिला के बढ़ भी जाएगा, चोरी का भी डर खत्म हो जाएगा, और आप फालतू खर्च करोगे अगर पैसा आपके पास रहेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ाओगे आप। इससे तो अच्छा है कि आप सेविंग अकाउंट खोलो हमारे पास और अपना पैसा जमा कर दो। अब इससे तो एक्स से पैसा ले लिया भाई, इसको तो गोली दे दी बैंक ने। अब बैंक जो है, अब बाई जो है बैंक के पास जाएगा, बाई अपनी पूरी दास्तां सुना देगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मुझे पैसा चाहिए। तो बैंक जो है बाई को पैसा दे देगा, लेकिन इस सेविंग अकाउंट पे तो ये इंटरेस्ट दे रहा है कम, लेकिन बाई को इसने उधार दे दिया कर्जा, इस पे इंटरेस्ट लेगा ज्यादा, मान लो 9%। तो बैंक को भी फायदा हो रहा है, बाई को भी पैसा मिल गया, एक्स को भी रिस्क नहीं रहा। भाई एक्स बाई को देता तो रिस्क था, अब एक्स ने बैंक में जमा कर दिया तो भाई लीगल चीजें हैं, विश्वास है, रिलायबल है बैंक, और इंटरेस्ट भी मिल रहा है, अच्छी बात है, सबका काम चल गया। तो यहां पे नीड अराइज हुई बैंक की। ठीक है, ये समझ आया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्या हुआ कि बैंक क्या करेगी, बैंक मैंने आपको बताया, ये जो बैंक है वो डिपॉजिटर से पैसा ले लेगी, डिपॉजिटर से पैसा लिया, फिर इस पैसे को जो है बोरोवर को दे देगी जो बैंक से उधार लेगा किसी भी कारण से। ठीक है, बोरोवर को दे देगी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? बैंक ने पैसा लिया, जिनके पास ज़्यादा कैश है उनसे पैसा ले लिया, ठीक है, और जिसके पास पैसे की कमी है उसको दे दिया। मतलब बैंक ने डिपॉजिटर से पैसा लिया और बोरोवर को दे दिया, और इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो डिपॉजिटर को तो इंटरेस्ट देगी, सेविंग अकाउंट में जमा किया उसने, और बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो अब आप मुझे बताइए कि बैंक में और डिपॉजिटर में और बोरोवर में, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है? बैंक का, डिपॉजिटर का या बोरोवर का? ऑब्वियसली डिपॉजिटर का। क्यों? क्योंकि अगर डिपॉजिटर पैसा बैंक में जमा नहीं कराएगा तो बैंक जो है लोन कैसे बांट पाएगी? तो सारी कहानी शुरू होती है भाई डिपॉजिटर से। ठीक है, अब तो ठीक है, चलो अब ऐसा भी नहीं है कि बैंक ने जो है डिपॉजिटर से पैसा जमा करा लिया सेविंग अकाउंट में, और बैंक जो है डिपॉजिटर को दे रही है 3% की ब्याज मान लो, और फिर डिपॉजिटर से बैंक पैसा लेके बोरोवर को उधार देती है लोन के जरिए, और यहाँ पे ये मनमानी ढंग से पैसा चार्ज करती है, मान लो 15%, 20%। तो ये भी जस्टिस नहीं होगा, इससे तो महंगा पैसा मिलेगा तो लोग कम लेंगे पैसा बैंक से, और बैंक से पैसा कम लेंगे लोग तो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए कि बैंक अपना मनमानी ढंग से काम न कर पाए, और दूसरी भी चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर जरूरत आ पड़ी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो इन पर मॉनिटरिंग कर सके, निगाह रख सके इन बैंकों पर, जिससे ये मनमानी ढंग से काम न कर पाए। तो अब यहां पे जरूरत आती है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो इन पर मॉनिटरिंग करे। तब बात चलती है आरबीआई की। मतलब
तब बात चलती है कि एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो इन सब पे नजर रखे, जो कि बैंकों का भी बैंक हो, बैंकर्स बैंक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात फिर निकल के आई आरबीआई की। तो इंडिया के लिए क्या बना सेंट्रल बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कहानी शुरू समझ में आई अच्छे से? चलो अब बात करते हैं यहां पे। देखिए अकाउंट पता है आपको, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट और होता है फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट जो है उनके लिए होता है जो अपना खर्चा काटने के बाद जो बचता है महीने में उसे वो इसमें जमा कराते हैं और बैंक उनको इंटरेस्ट देता है। करेंट अकाउंट ये होता है, ये बिजनेस पर्सन लोगों के लिए होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती है। ठीक है, एफडी किन के लिए होता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए जो बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं और उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 8-10 साल के लिए आराम से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा कर देंगे और अपना इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहेगा, बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो बैंक के पास पैसा तो यहां से आ गया। तो सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। ठीक है, करेंट अकाउंट पे ध्यान रखिए, बैंक जो है डिपॉजिटर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देती है, बिल्कुल ब्याज नहीं देती है। करेंट अकाउंट पे नहीं देती है, सेविंग अकाउंट पे देती है। ठीक है, और एफडी पर भी देती है। एफडी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उससे आप पैसा नहीं निकाल सकते, सेविंग अकाउंट में आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? चलिए अब देखिए, एक बात आती है एसेट्स। एसेट्स आप समझते हैं, एसेट्स, और दूसरी ओर होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, तो देखिए एसेट्स वो होता है जो हमारा अपना होता है, जिसे हम अपना खुद के पैसा कहते हैं, वो होता है एसेट्स जो हमारी अपनी होती है। लायबिलिटीज वो होती है जो हमें चुकानी पड़ती है, जो दूसरे की होती है। तो देखिए एसेट्स में बैंक के लिए क्या आ जाएगा? लोन। भाई बैंक ने लोन दे दिया है लोगों को, तो लोन वापस आएगा ना, तो बैंक के लिए एसेट्स हो गया लोन। लायबिलिटीज क्या हो गया? डिपॉजिटर का पैसा। जो डिपॉजिटर हैं उन्होंने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया है, एफडी में जमा किया है, तो जमा तो कर दिया, लेकिन भाई डिपॉजिटर को पैसा तो वापस चाहिए ना, तो बैंक के लिए लायबिलिटीज हो गई, बैंक इनको चुकाएगा। और एसेट्स क्या हो गई? लोन, जो बिजनेसमैन को और लोन जो कर्ज लिया है उन लोगों को दिया है, बोरोवर को, तो ये लोन जो है बैंक की एसेट्स हो गई, ये उसकी अपनी है, कमाई है ये। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब बात करते हैं हम फाइनली कि सारी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए हमने डिस्कस किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1935 में इस्टेब्लिश हुई। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके जो है 19 रीजनल ऑफिसेज हैं, इन 19 रीजनल ऑफिस हैं, और 9 जो है सब रीजनल ऑफिस हैं, सब रीजनल ऑफिस, तो टोटल 28 हो गए। ओके, आरबीआई जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, जो इस समय कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, गवर्नर के साथ देने वाले। ठीक है, ये बेसिक चीजें डिस्कस की हमने नॉर्मली। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का काम क्या होता है? ठीक है, देखिए आरबीआई का जो मेन काम होता है वो होता है बैंकर की तरह जो है एक्ट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये जो है बैंकर होता है, बैंकर होता है किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। पहला पॉइंट है ये। ठीक है, तो आरबीआई जो है बैंकर की तरह एक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट में जो है सब आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, और जो है ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है
उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है आरबीआई। ठीक है जी, हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिस्कस की कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी, और इसके अंडर वो डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करती है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और इसी में है जो आईएमएफ होता है ना, आईएमएफ, उसमें ये इंडिया की मेंबरशिप को दर्शाता है। जो आरबीआई है, जो आरबीआई है वो एक एजेंट की तरह काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और इंडिया की मेंबरशिप दिखाता है आईएमएफ में, और प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। आईएमएफ में देखिए हर कंट्री के जो है गवर्नर एज अ मेंबर काम करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई की वेबसाइट पर आप आके जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे आईएमएफ की कैटेगरी में जो है शक्तिकांत दास का नाम लिखा होगा, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के निर्मला सीतारमण, उनका नाम लिखा होगा। तो क्या हुआ, क्या बात की हमने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसके लिए बैंकर का काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है मेंबर के रूप में। ठीक है, और वहाँ पे परफॉर्म करता है प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन को। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आरबीआई जो है बोरोइंग प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम है, मतलब उधार कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, फाइनेंस कैसे जनरेट हो, जो बोरोइंग प्रोग्राम है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको जो है हैंडल करता है कि गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो वो कहाँ से आना है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। एक और चीज बताता हूं कि जब बजट 15-16 आया था, उस समय जो है एक जो इंडिपेंडेंट बॉडी का सेटअप होने की बात कही थी, जिसे हम कहते हैं पीडीएमए। पीडीएमए मतलब पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी। डेट का मतलब है उधार, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी। ये 15-16 का जो बजट आया था उसमें बात कही गई थी। ठीक है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी जो कि डेट मैनेजमेंट का काम करेगी। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये एक ऑटोनोमस एजेंसी होगी जिसकी बात जो है 15-16 में कही गई, और जो ये जो है काम करेगी इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फंड रेज करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन इसका जो बाद में जो पीडीएमए है, इसका जो क्लॉज है वो बजट 2015-16 में से विड्रॉ कर लिया गया। फिर इसको जो है कई सारी कंसल्टेशन की गई आरबीआई और सरकार के बीच में, तो ये जो पीडीएमए का कॉन्सेप्ट है बजट से जो है विड्रॉ कर लिया गया और इसे अनाउंस नहीं किया गया। ठीक है, और देखिए करेंटली अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है फ्रंट ऑफिस की तरह काम करता है, समझ आए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करता है बैक ऑफिस। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कैसे क्या प्रोग्रेस होगी, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए चीज़ों का, क्या किस प्रोसेस में काम होगा, ये सारी चीज़ें। 3 चीज़ होती हैं, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिडिल ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस के तौर पे आरबीआई काम करता है गवर्नमेंट के लिए, बैक ऑफिस के तौर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक का है वो काम करता है, और मिडिल मैन की तरह और मिडिल ऑफिस की तरह काम करता है गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये मिडिल ऑफिस की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा आप। और तो ये दूसरा फंक्शन हमने डिस्कस किया कि ये बोरोइंग डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग पावर को, जो है बोरोइंग जो प्रोग्राम है उसको हैंडल करता है। ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा बात करें हम, तीसरा फंक्शन, तो तीसरा फंक्शन है कि ये करेंसी प्रिंट करने का काम करता है। आरबीआई जो है नोट छापने का काम करता है, करेंसी प्रिंट। आरबीआई जो है करेंसी प्रिंट का काम करता है। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि देखिए जो 2 रुपये हैं और उससे ऊपर के जो नोट हैं वो आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। 2 और एबव जो नोट्स हैं वो आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। और जो 1 रुपये का नोट है, जो 1 रुपये का नोट है और जो कॉइन है, सिक्के, वो जो है मिंट किए जाते हैं
बनाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सब होता कैसे है, इंडियन कॉइनेज एक्ट, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 10,000 रुपये तक का नोट प्रिंट कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 10,000 तक का नोट प्रिंट कर सकती है एज पर इंडियन कॉइनेज एक्ट, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। इसके ब्याह पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 10,000 तक का नोट प्रिंट कर सकती है, और जो कॉइन बना सकती है वो 1,000 रुपीज़ तक का बना सकती है, ठीक है। जो कॉइन है वो 1,000 रुपीज़ तक का कॉइन बना सकती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे कि भैया आरबीआई के पास तो पावर है नोट प्रिंट करने की, तो वो तो बहुत मनी प्रिंट कर सकती है मन चाहिए, फिर हमें कर्जा लेने की दरदों से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है MRS, जिसे हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व और सिस्टम। ये जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है नोट प्रिंट करने के लिए। तो इसमें क्या प्रावधान है, इसमें प्रावधान है कि जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है इसके तहत 115 करोड़ रुपए का गोल्ड भारत सरकार को रिजर्व रखना पड़ता है, और 85 करोड़ की जो 85 करोड़ की जो फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसकी फॉर्म में ये रिजर्व रखना पड़ता है। तो 200 करोड़ की ये वैल्यू हमेशा मिनिमम रिजर्व सिस्टम में और आरबीआई को रिजर्व करके रखनी पड़ती है, तभी नोट छापती है वो। हालांकि वो नोट कितनी भी लिमिट की छाप सकती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा, और लेकिन वो नोट छापती किस ब्याह पे, डिमांड और सप्लाई के ब्याह पे। मान लीजिए, एक चीज बताता हूं, मान लीजिए इस साल जो है जीडीपी की टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है वो 200 है मान लीजिए, तो आरबीआई तो अपने हिसाब से मनी प्रिंट कर रही है इसी के हिसाब से, जिससे ये 200 करोड़ का जो प्रोडक्शन है उसे लोग खरीद पाएं। 200 करोड़ का प्रोडक्शन खरीदने के लिए उनके पास पैसा हो, इतना वो मनी प्रिंट करेगी। मान लीजिए ये बात है 2019 की, फॉर एग्जांपल 2020 आते आते अगली फाइनेंशियल ईयर में ये 200 करोड़ की जो प्रोडक्शन है वो हो गई 210 करोड़ की। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, जो 10 करोड़ है प्रोडक्शन, इसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो इतनी मनी एक्स्ट्रा प्रिंट करेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा प्रिंट करती है तो ड्रॉबैक क्या आ जाएंगे, हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, और इंडिया के जो लोग हैं वो आरबीआई के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, भाई गवर्नर साहब आप क्या करते रहते हो, प्रिंट ही करते रहते हो, हमारी करेंसी की तो वैल्यू गिर गई है, हमें हमारा पैसे की वैल्यू वापस चाहिए। इतना सारा रुपया देते हैं तो कुछ चीज़ नहीं आ पाती, वो वैल्यू गिर जाती है, समझ रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई मनमानी ढंग से जो है पैसा प्रिंट नहीं कर सकती, उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करके रखना पड़ता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, आपको साथ ही साथ क्लियर होंगे ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जो चौथा पॉइंट है, अब भैया चौथा पॉइंट क्या आता है, तो चौथा पॉइंट है, सॉरी चौथा जो पॉइंट है वो है बैंकर टू बैंक्स। जो बैंक्स है ना कमर्शियल बैंक, उनके लिए बैंकर होता है ये, मतलब ये जो है गार्जियन की तरह काम करता है बैंकिंग सिस्टम और मनी मार्केट के लिए। मतलब समझते हैं ना, हमारे गार्जियन कौन है, माँ बाप। उसी तरह से कमर्शियल बैंक के लिए ये जो आरबीआई है वो माँ बाप समझ लो आप, बैंकर है भैया। कोई समस्या आएगी, अगर कहीं समस्या सॉल्व नहीं होगी पैसे की, तो हम तो आरबीआई के पास आ जाएंगे। तो आरबीआई जो है बैंकों का भी बैंक है, बैंक्स का बैंकर है वो,
बैंकर का पद है उसका, गार्जियन के तौर पे भूमिका निभाता है वो बैंकिंग सिस्टम में और मनी मार्केट में। ठीक है, अब मनी मार्केट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मनी मार्केट जो है दो प्रकार की होती है। मनी मार्केट पहली होती है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और दूसरी होती है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। देखिए ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या आ जाएंगे, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी ऑर्गेनाइज्ड मनी बैंकिंग में दूसरे पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, इसमें कौन से आ जाएंगे, कमर्शियल बैंक, कॉमा रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये आ जाएंगे। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक में समझ रहे हैं आप, ये सब आ जाएंगे, एसबीआई, पीएनबी, ये सब रीजनल बैंक जो ग्रामीण बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव जो स्टेट के जरिए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक भी जो है तीन प्रकार के होते हैं। कमर्शियल बैंक का होगा एक होगा पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी, दूसरे होंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, तीसरे होंगे फॉरेन बैंक जैसे कि सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड की। तो अनऑर्गेनाइज्ड में अनऑर्गेनाइज्ड जो है मनी मार्केट, इसका ज़्यादा वो नहीं है। देखिए इसमें जो है मोस्टली एक ही चीज़ आती है, वो है प्राइवेट लेंडर। वो जानते हैं ना, मुंशी जी ठाकुर साहब पैसे दे दो, ज़रूरत आ पड़ी है, और फिर वो बदले में ब्याज चार्ज करते हैं, फसल भी ले लेते हैं आपकी। ठीक है, तो वो रेगुलेटेड नहीं होते इस सिस्टम में। ठीक है, तो दो तरह की मनी मार्केट होती है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई आपको। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, आरबीआई जो है, आरबीआई इज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझते हैं आप, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स जिसे कहते हैं, डॉलर। ठीक है, तो उसकी भी कस्टोडियन करती है आरबीआई, उसकी भी निगरानी करती है। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज को कैसे यूटिलाइज करना है उस पर भी निगाह रखती है। 4 फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए, मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचवा फंक्शन है जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये क्या है भैया, आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होती है। मतलब जब कमर्शियल बैंक को परेशानी होती है और उनके काम में कोई नहीं आता, तो अंत में जो है आरबीआई उनके काम आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कभी कभी जो है किसी बैंक के पास जो है फंड नहीं आता, फंड नहीं रहता है। ठीक है, और वो किसी भी फंड से जो है पैसा नहीं जुटा पाते हैं अपने लिए, मार्केट में लोन देने के लिए वो अपने लिए पैसा नहीं जुटा पाते हैं, तो फिर आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई से ही कहते हैं भैया हमें दे दो, ज़रूरत है, कस्टमर एक डिमांड कर रहे हैं और उन्हें बिजनेस के लिए लोन चाहिए। दूसरा केस क्या होता है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगले पेज पे देता हूं। मान लीजिए आपका एसबीआई में हम सब लोगों के खाते हैं, अकाउंट हैं। ठीक है, अब एक मार्केट में अफवाह फैल गई कि भाई एसबीआई तो डूबने वाला है, एसबीआई इज गोइंग टू बी अ बैंक करप्ट, एसबीआई तो डूबने वाला है, दिवालिया और निकलने वाला है इसका। तो अब भैया सारे कस्टमर घबरा गए, उनके तो पैसे जमा है इसमें, तो सब ने धरना दे दिया जी एसबीआई ब्रांच के आगे अपनी अपनी जगह, हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारा पैसा चाहिए, और ये मार्केट में बात फैल रही है कि आपका बैंक जो है डूबने वाला है, हमें हमारा पैसा चाहिए। अब भैया आप ये बताओ, इतने सारे कस्टमर एक साथ अगर अपना डिपॉजिट का पैसा मांगने आ जाएंगे, तो क्या एसबीआई उस पैसे को रख के थोड़ी ना बैठा है जो एक साथ सबको दे देगा। भाई हम लोगों ने, आप सब लोगों ने एसबीआई में पैसा डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में या एफडी में, और एसबीआई तो उसको रख के तो बैठेगा नहीं भाई, वो आपको ब्याज दे रहा है तो वो भी तो कमाएगा ना, ब्याज कहां से देगा, रखे रखे ब्याज थोड़ी ना दे देगा। एसबीआई उस पैसे को लोन में बांट देता है,
अब एसबीआई ने तो लोन में बांट दिया वो पैसा। अब एक साथ इतने कस्टमर आ गए तो कैसे मैनेज हो, कहां से पैसा दे भाई? हम तो ईएमआई में किस्त आती है हमारी, एक साथ थोड़ी ना आता है पैसा हमारे पास, हम कैसे दे दें? तो अब आरबीआई के पास पहुंचता है एसबीआई, सर ऐसी ऐसी अब र्यूमर फैल गई है मार्केट में, अफवाह फैल गई है, सारे कस्टमर आ गए हैं वो अपना अपना पैसा मांग रहे हैं। अब आरबीआई ने कह दिया डोंट वरी आई एम हियर, बिग बॉस बैठा है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो भाई हो जाओ शुरू। ट्रक के ट्रक भर के जो है पैसा एसबीआई के पास पहुंचने लगा। अब जैसे ही कस्टमर लाइन लगा के बाहर खड़े थे, उनको लाइन बारी बारी से सबको पैसा देने लगे, दो चार को पैसा दिया, कह रहे लो भाई पैसा। अब एसबीआई कह रही है आप परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो मार्केट में अफवाह फैली है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैसा चाहिए लो अपना पैसा। अब इसे देख के और कस्टमर कहने लगे यार रियल में ये तो अफवाह है, एसबीआई तो हमारे पूरे पैसे वापस कर रहा है, इसके पास तो पैसे हैं। तो बाकी सारी कहेंगे नहीं नहीं रहने दीजिए, ये तो अफवाह हो गई एक तरह से, हम तो धोखे में आ गए, हमें नहीं चाहिए, हमें विश्वास है आप पे, आप जो है बैंकरप्ट होने वाले नहीं हो, आपका दिवालिया नहीं निकल रहा, आपके पास पैसा है, आप हमें दे रहे हो, नहीं कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारा पैसा आपके पास सेफ है, रखे रहो। बस र्यूमर खत्म हो गई और जो पैसा भेजा था आरबीआई ने वो वापस ले लिया। तो सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई काम आई ना, तो इसलिए कहते हैं आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। समझ आया? ये हो गए हमारे 5 फंक्शन, ठीक है। तो चलिए अब हम छठवां फंक्शन डिस्कस करते हैं। छठवां फंक्शन क्या है भैया? आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई क्या है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। उधार में पैसा बांटते हो ना, उसको भी कंट्रोल करेगा। तो कमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये कंट्रोल जो है 2 मेथड से करता है। एक मेथड है जिसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या करेगा वो कि कितनी क्वांटिटी में पैसा मार्केट में जाना है लोन के जरिए और कितनी क्वांटिटी में मार्केट से पैसा हमें खींचना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे काम ये इस कैटेगरी के अंदर करेगा आरबीआई, क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, क्वालिटी के किन लोगों को पैसा जाना चाहिए, किन लोगों को पैसा नहीं जाना चाहिए। भाई डिफॉल्टर को थोड़ी ना दे देंगे, तो पैसा बांटने से पहले कमर्शियल बैंक ये भी देखें जो बोरोवर है उसकी किस क्वालिटी का बोरोवर है, वो कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है साला जिसकी वजह से एनपीए बढ़ रहा है हमारी बैंकों का, उस कैटेगरी में तो ये लोग नहीं आ रहे। तो यहाँ पे क्वालिटी चेक की जाएगी बोरोवर की, तो क्वालिटी वाला काम जो है इस कैटेगरी में करेगी आरबीआई, ठीक है। अब इनके बारे में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आगे। चलिए क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव ध्यान रखिए, इसमें बैंक जो है कुछ टूल्स का यूज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का, जैसे कि बैंक रेट, ठीक है, सीआरआर, ठीक है, एसएलआर, ठीक है, रेपो और रिवर्स रेपो, ठीक है। और अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। इन टूल्स का यूज करती है पैसे को कंट्रोल करने के लिए, ये जो है क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है क्वालिटेटिव, ठीक है, मतलब क्वालिटी मैनेज करना। तो इसमें जो टूल्स यूज करती है वो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखिए इनको हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं जिससे आप कैटेगराइज कर पाएं कि आरबीआई कितने प्रकार के टूल्स का यूज करती है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। 2 प्रकार के, एक हो गया क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक हो गया क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमने बात की बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो और एमएसएफ, ठीक है। क्वालिटेटिव में वही राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा है रेगुलेटिंग लॉन्स फॉर कंजप्शन पर्पजेस, ठीक है, ये दूसरा हो गया
तीसरा हो गया इसमें जो है वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया मोरल सुएशन, मोरल सुएशन मतलब नैतिक दबाव, ठीक है। और लास्ट का हो गया आपका डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। इतने टूल यूज करती है क्वालिटी मैनेज करने के लिए, और क्वांटिटी मैनेज करने के लिए बात की हमने 5 टूल्स की, वो करती है, ठीक है। समझ आया ना आपको? चलिए ठीक। और एक चीज और बता दूं आपको, बैंक जो सरकार है, एक मिनट, सरकार कभी लॉस में नहीं रहती, ठीक है, वो रहती है सरकार कभी लॉस में नहीं रहती, वो डेफिसिट में रहती है। डेफिसिट मतलब जितना पैसा आना है और जितना खर्च होना है उसका जो डिफरेंस है उसे डेफिसिट कहते हैं। मान लो अर्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कम हुई और खर्च ज़्यादा हो गया तो वो डेफिसिट में चली गई गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए पुल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर दिए, और जो है टोल प्लाजा बनाने में खर्च कर दिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आज 200 करोड़ खर्च किए और कल 200 करोड़ रिटर्न हो जाएंगे उसके, नहीं, इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो भले ही सरकार का जो रेवेन्यू है वो 150 करोड़ आया है और सरकार ने खर्च कर दिए 200 करोड़, तो 50 करोड़ का जो है डेफिसिट में चली गई, फिजिकल डेफिसिट हो गया 50 करोड़ उसका। लेकिन ये आएगा ना पैसा बाद में, तो इसे हम लॉस नहीं कहेंगे सरकार का। सरकार हमेशा डेफिसिट में जाती है, सरकार को लॉस नहीं होता है, ये आप चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।